जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु, अणु एवं आयन में अंतर की। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में रहता है। तो आज के बाद से जो आपका कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से फुर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परमाणु, अणु और आयन में मुख्य अंतर क्या होता है। शुरुआत करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन से, परिभाषा से, ताकि इसका जो कंसेप्ट है उसको आप आसानी से समझ पाओ। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु क्या होता है या व्हाट इज एटम, तब आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि हमारे पास जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसी को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। तो आप सबों को ध्यान में रखना है कि आपके पास टोटल तत्वों की संख्या कितनी है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास टोटल तत्वों की संख्या 118 है और इन सभी तत्वों का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसी को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है, यानी कि एटम बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है सर? अविभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि परमाणु को इससे और ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी कि परमाणु जो है उसको अलग अलग टुकड़ा में बांटा नहीं जा सकता है, और इसीलिए इसको उन्होंने क्या बोला कि ये अविभाज्य कण है। लेकिन आप सबों को मालूम है कि हम लोगों का साइंस जब डेवलप हुआ तब हम लोगों ने ये पता लगाया कि परमाणु जो है वो 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, और इस तीनों ही मौलिक कण को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोला जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि परमाणु का जो मौलिक कण होता है उसी को क्या बोला जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। हिंदी में उप परमाणु कण बोला जाता है। और आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से परमाणु के उप परमाणु कण कौन कौन से हैं, तो आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टार मार्क दे करके भी लिख सकते हैं कि इसी को क्या बोला जाता है? परमाणु का उप परमाणु कण भी बोला जाता है। और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? इंग्लिश में इसी को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु का आकार कैसा होता है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 118 तत्व का जो परमाणु है उसका आकार हमेशा आपको कैसा दिखेगा? तो गोलीय दिखेगा। कैसा दिखेगा? गोलीय दिखेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुरुजी परमाणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका कोई स्फीयर होगा, गोला होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ व्यास भी होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि परमाणु का व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है। तो परमाणु का डायमीटर, व्यास जो है वो 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। या आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि परमाणु का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पार्टिकल्स भाग लेता है? आप कहेंगे परमाणु भाग लेता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कण भाग लेता है? आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो मैं यहाँ पे स्वतंत्र लिख करके काट दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु आपका फ्री स्टेट में नहीं रहता है।
तो ये आपका एटम के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज हो जाता है जिसको आप सभी को अपने माइंड में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि चलो सर हमने एटम को तो समझ लिया, अब ये बताओ कि अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अणु की बात करते हैं, तो सीधे शब्दों में क्या कहते हैं कि जब दो परमाणु आपस में जुटता है तब वो किसका निर्माण कर लेता है, तो सर अणु का निर्माण कर लेता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेता है। ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ दो परमाणु ही नहीं, दो से ज्यादा भी परमाणु अगर आपस में जुटेंगे तब क्या बनाएगा, तो सर अणु बनाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है, यानी कि अणु कहलाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अणु को आप डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, किस में करेंगे, तो परमाणु में करेंगे। किसी भी अणु को आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे गुरुजी जब अणु परमाणु से मिलकर बना होता है तो जाहिर सी बात है कि अणु को तोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि जरा सा ये बताओ कि अणु जो है वो किस चीज का सूक्ष्मतम कण है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु को बोला जाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण किसको बोला जाता है, अणु को बोला जाता है। तो आप सभी चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण कौन सा है, आप सभी कहेंगे अणु है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण कौन सा है, आप कहेंगे अणु है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि अणु का आकार कैसा होगा, जैसा कि अभी जस्ट आपने देखा है कि परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलीय होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अणु का आकार कैसा होता है, यानी कि अणु का शेप कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि अणु का जो शेप है वो रेखीय होता है, या फिर कोणीय हो सकता है, या फिर त्रिभुजाकार हो सकता है। कैसा हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। तो आप ये तीनों ही चीज ध्यान में रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो शेप होगा वो या तो लीनियर हो सकता है, यानी कि रेखीय हो सकता है, या फिर एंगुलर कोणीय हो सकता है, या फिर ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार हो सकता है। साथ ही आप सभी से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा ये बताओ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अनुभाग लेता है या नहीं लेता है, आप सभी झट से कहेंगे कि गुरुजी अणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में, अणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अणु आपका क्या होता है, तो सर जी ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि अणु आपको फ्री स्टेट में दिख सकता है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो अणु होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका तत्व का अणु और दूसरा होता है आपका यौगिक का अणु। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिलता है O2, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ऑक्सीजन का अणु है। ऑक्सीजन आपका क्या है, तो सर तत्व है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो अणु आपका तत्व का होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तात्विक अणु कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, O2 के अलावे आप N2 को भी बोल सकते हैं, Cl2 को भी बोल सकते हैं, या फिर O3 जो है, ये सब के सब क्या हैं, तो आप सभी कहेंगे ये सब के सब एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है, यानी कि तत्व के अणु हैं। और ध्यान में रखिएगा, और अभी जस्ट आपने देखा है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है। और अगर आपसे ये बात करा जाए कि ये बताओ कि CuSO4 या फिर CH4 या फिर FeSO4, इन सभी कंपाउंड का सूक्ष्मतम कण क्या होगा, आप कहेंगे सर अणु होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तब वो क्या बना लेता है, तो सर यौगिक बना लेता है। और आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, मीथेन है, या फिर फेरस सल्फेट है, ये सब के सब क्या हैं, कंपाउंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा, तो आप कहेंगे अणु होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो दो प्रकार का है, एक आपका तत्व का है और दूसरा क्या है, आपका यौगिक का है। तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि अणु दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका तात्विक अणु और दूसरा होता है आपका यौगिक का अणु। तो ये आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में एक छोटा सा नॉलेज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि आयन क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आयन जो है वो परमाणु के द्वारा फॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, परमाणु के द्वारा। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है,
जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है, यानी कि त्याग या ग्रहण किया जाता है, तब परमाणु किस में बदल जाता है? तो आयन में बदल जाता है। एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो गुरुजी वो होता है 17। कितना होता है? 17। तो आप सभी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका हो जाएगा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। साथ ही जब आप क्लोरीन की बात करेंगे तो कहेंगे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और ये क्या हो जाता है? सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आप कहते हैं कि कोई भी परमाणु अपना आयन तभी फॉर्म करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सर 1 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम क्या करेगा? आप कहेंगे कि सर इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस कर देगा। और क्या बना लेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही ये लॉस करेगा तो Na+ बना लेगा। क्या बना लेगा? Na+ बना लेगा। ठीक उसी तरह जब आपसे बात करी जाएगी क्लोरीन के बारे में तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से ले लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तब ये क्या बना लेगा? तो Cl- आयन बना लेगा। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है, यानी कि सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है, तब इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? तो आप कहेंगे सर इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये क्या हो जाएगा सर? तो सर ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है तब वो क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, वो क्या बनाएगा? तो गुरुजी वो पॉजिटिव आयन बना लेगा। और जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाएगा वो क्या बना लेगा? निगेटिव आयन बना लेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। आप कहेंगे कि गुरुजी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कि गेन करेगा वो क्या बना लेगा? निगेटिव आयन बना लेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी धातुएं आपके पास हैं, जितनी भी मेटल आपके पास हैं, सब के सब में किस चीज़ की टेंडेंसी होती है? तो सर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है। और इसीलिए जितने भी मेटल होते हैं दैट्स ऑल आर ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन, और वे सभी के सभी क्या करते हैं? हमेशा धन आयन बनाते हैं। और जितने भी आपका अधातु होता है, यानी कि जितने भी आपका नॉन मेटल होता है, ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज फॉर्म निगेटिव आयन, और इसीलिए ये हमेशा क्या करता है? तो सर निगेटिव आयन बनाता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयन क्या होता है, आप कहेंगे कि परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया जाता है तब आयन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे जो लॉस करेगा पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो गेन करेगा वो क्या करेगा सर? निगेटिव आयन बनाएगा। आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया कि परमाणु, अणु और आयन में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, लेकिन जरा सा ये बताओ कि जब हमसे कोई ये बोलता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स को सिंबल के सहारे कैसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के आयन को सिंबल के सहारे कैसे लिखा जाएगा, तो हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परमाणु, अणु और आयन को सिंबल के सहारे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ा ही सरल सा चीज़ है, आप आसानी से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि किसी भी तत्व के परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप सीधे शब्दों में कहेंगे या आप सीधे शब्दों में करेंगे कि उस तत्व का जो सिंबल होगा उसको लिख देंगे, आपका वो तत्व का क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ऑक्सीजन के परमाणु को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के सिंबल
सिंबल को लिख देंगे, हो गया ये ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक इसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि नाइट्रोजन के परमाणु को रिप्रेजेंट करो तो आप नाइट्रोजन यहाँ पे सिंबल लिख देंगे, हो गया आपका नाइट्रोजन का परमाणु। अगर क्लोरीन के परमाणु को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो क्लोरीन के सिंबल को लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल 118 एलिमेंट हैं और इस 118 एलिमेंट का जो परमाणु का सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसके सिंबल को लिखना होगा। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि जरा सा ये बताओ कि आर्गन परमाणु का सिंबल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर AR लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्गन परमाणु का सिंबल हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपसे कोई ये बोले कि जरा सा ये बताओ कि टंगस्टन का जो परमाणु होगा उसका सिंबल क्या होगा, आप कहेंगे टंगस्टन का सिंबल सर जी W होता है, ये क्या हो जाएगा, टंगस्टन परमाणु हो जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सिंगल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन सिंगल लिखा हुआ है, क्लोरीन सिंगल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है, ये क्लोरीन का एक परमाणु है, ये आर्गन का एक परमाणु है और ये क्या है सर, टंगस्टन का एक परमाणु है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु को कैसे लिखेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे झट से, गुरुजी O2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। काहे, ये जो O2 है ये किसको बताता है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बताता है। जब आपको ऑक्सीजन के 2 परमाणु को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 2O लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणु को लिखना होगा तो 3O लिखेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु को लिखना है तो आप क्या करेंगे, 2N लिखेंगे। और अगर आपको ये कहा जाए कि क्लोरीन के 2 परमाणु को लिखेंगे तो आप 2Cl लिखेंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब परमाणु बोला जाएगा तो आप सीधे उसका सिंबल लिख देंगे, या 2, 3, 4 इस तरह से परमाणु को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो आप बाएं साइड में उस नंबर को लगाएंगे और साथ ही उस तत्व का जो सिंबल होगा उसको लगा देंगे। आपका उतना परमाणु क्या हो जाएगा, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अणु को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जस्ट आपने देखा है कि अणु आपका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व का अणु। तो जब आप तत्व के अणु की बात करते हैं तो ये जो आपका O2 है ये ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। और जब आप उसको O2 के रूप में लिखते हैं तब ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अणु हो जाता है। और ठीक इसी तरह जब आप N2 लिखते हैं तब ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का अणु हो जाता है। ठीक इसी तरह जब आप Cl2 लिखते हैं तब ये क्या हो जाता है, तो गुरुजी ये क्लोरीन का अणु हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई तत्व आपका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा या फिर आप P4 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका फास्फोरस का अणु हो जाएगा। तो जब भी आपका कोई तत्व इस तरह से लिखा हुआ रहे तो वो क्या होगा सर, तो उस तत्व का अणु होगा। क्या होगा, अणु होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको ये बोला जाएगा कि किसी यौगिक के अणु को लिखें और आपसे ये कहा जाए कि कॉपर सल्फेट के एक अणु को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सीधे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख देंगे। ये कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, एक अणु हो गया। और अगर बोला जाए कि मीथेन के एक अणु को आप लिखें तो आप क्या करेंगे, CH4 लिख देंगे। और इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि ग्लूकोज के एक अणु को लिखें तो आप C6H12O6 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका किसी भी यौगिक के अणु को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि किसी भी आयन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि किसी परमाणु के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा। तो किसी भी परमाणु के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को उसके माथे पर जाकर के प्लस और माइनस साइन के साथ लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आयन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन परमाणु को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 किसी से ले ले, क्या करे, 2 किसी से ले ले तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब कौन सा आयन बनाएगा, आप कहेंगे सर निगेटिव आयन बनाएगा। तो हम लोग ऑक्सीजन आयन को लिखेंगे कैसे, तो हम लोग सीधे यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु का पहले सिंबल लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसके माथे पर 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का आयन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि सोडियम आयन का सिंबल क्या होगा,
आप झट से कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले तो 281 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 281। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जाएगा। जब ये लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? तो सर पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो सर इसको हम लोग सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आसान तरीका से यहाँ पे हम लोग सोडियम का परमाणु लिख देंगे और एक आयन के रूप में नहीं लिखा जाता है तो सीधे हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस साइन डाल देंगे। Na+ आपका क्या हो गया? सोडियम का आयन हो गया। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि परमाणु, अणु और आयन में क्या अंतर होता है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये छोटा सा वीडियो सेशन आपके लिए उपयोगी होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।